हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक्स। आज की जो वीडियो है उसमें जो है हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके साथ थोड़ा-सा बात करेंगे हम कि नर्सिंग में वो किस तरीके से आए, किस तरीके से उन्होंने क्या स्ट्रगल की और किस तरीके से अभी यूके पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग आप उनको जानते होंगे और कुछ नहीं जानते तो बता देते हैं, उनका नाम अब्दुल काज़ी कदीर है और वो करंटली जो है यूके में एज़ अ बैंड 5 एनएचएस में काम करते हैं। उन्होंने नर्सिंग होम में काम किया है, उन्होंने लियाकत से नर्सिंग की पाकिस्तान से, कुछ लोग उनको वहाँ से जानते होंगे। फिर उन्होंने काफ़ी अरसा सऊदीया में गुज़ारा और सऊदीया में काम किया उन्होंने, फिर सऊदीया से दुबई आए और दुबई से फिर अभी यूके आए हैं। और पर्सनली जो है वो बहुत, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं और बहुत अच्छे लीडर हैं और काफ़ी लोगों ने उनकी वजह से ओईटी किया है जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ इंक्लूडिंग मी। और उन्हीं की मोटिवेशन की वजह से काफ़ी लोग जो है अभी यूके बैठे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, इसीलिए मैं उनको लेके आया कि भाई आप चलें आएँ, थोड़ा-सा अपने ख़्यालात का इज़हार करें कि उनकी वजह से काफ़ी लोगों का पहले भी भला हुआ है और बाद में भी ये वीडियो की सूरत में अगर रहेगा तो बाद में भी जो लोग देखेंगे उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। और बहुत अच्छी तबीयत के मालिक हैं, आप उनको कभी भी मैसेज करें, कॉल करें, कभी मना नहीं करते, हर किसी की हेल्प करते हैं। तो मज़ीद उनके बारे में जो है हम चलें उनसे ही पता कर लेते हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच काज़ी साहब, आपने जो है ना टाइम निकाला हमारे लिए। तो थोड़ा-सा हमारे व्यूअर को अपने बारे में थोड़ा-सा बता दें कि किस स्ट्रगल से आप गुज़रे और किस तरीके से आप यूके पहुँचे? गुलशन भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया है यहाँ पे बात करने का अपने चैनल के ऊपर। मैं स्टाफ नर्स हूँ। पहले पाकिस्तान में काम किया, फिर गल्फ में काफ़ी अरसा, सऊदी अरब और दुबई में। उसके बाद फिर जो है हमने जब यूके का प्रोसेस का पता चला तो यूके का प्रोसेस शुरू किया। सबसे पहले हमने जो है अपने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया। उसके बाद फिर हमने एनएमसी का प्रोसेस किया और आज आपके सामने यूके में बैठे हुए हैं। तो ये है एक लंबी कहानी का मुख्तसर अहवाल। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थोड़ा-सा हमारे व्यूअर को ये बता दें कि जो यूके की रजिस्ट्रेशन है, मतलब वो यूके की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? क्या रिक्वायरमेंट है? थोड़ा-सा जो है ना, आप जैसे आपने रजिस्ट्रेशन ली एज़ अ नर्स काम कर रहे हैं आप यूके में, तो क्या किस प्रोसेस के थ्रू गुज़रे? थोड़ा-सा अगर आप बता दें तो। देखें, सबसे पहले तो ये है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़। हुँ, हुँ। लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, कोई सीबीटी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है कि आसानी की तरफ जाते हैं। जो सबसे पहली और मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए, जिसमें आपका 2 टेस्ट हैं यूके के लिए। एक ओईटी है, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, और एक आइल्ट्स है। तो ओईटी जो है उसमें आपको बी ग्रेड चाहिए, 3 में बी और 1 में सी प्लस। और आइल्ट्स में आपको 7 बैंड चाहिए, लेकिन राइटिंग में 6.5 जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। जब आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद फिर अब आप जाएंगे एनएमसी, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल यूके की वेबसाइट के ऊपर, जो कि यहाँ की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। सही है, उनकी वहाँ पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं नर्सिंग के। तो वो आपकी जो पाकिस्तान की जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, ये उसको भेजेंगे, वहाँ से वेरिफिकेशन करवाएंगे ईमेल के ज़रिए। आपको जो पीएनसी में करना होता है वो ये है कि गवर्नमेंट की फ़ीस है 10,000 या 10,500, वो आपको भरनी होती है। वो चेक वहाँ पे जमा कराना होता है। वो जैसे ही आप चेक जमा कराते हैं उसके 15 दिन का टाइम पीरियड होता है। 15 दिन के दौरान जो है वो पीएनसी जो है वो यहाँ की एनएमसी को अपनी वेरिफिकेशन भिजवा देती है कि जी ये बंदा हमारे पास रजिस्टर है, इतने अरसे से रजिस्टर है, इसके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं है। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन का जो एक पार्शियल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर एनएमसी आपसे मांगती है पुलिस क्लियरेंस और बाकी कुछ और डॉक्यूमेंट्स। लैंग्वेज का जैसे हो गया। लैंग्वेज हो गई,
तो ये उसके बाद फिर आप ये अपलोड करते हैं। जब ये आप अपलोड करते हैं तो फिर आपको एनएमसी कहती है कि ठीक है जी, अब आप जाएं जाके सीबीटी करें। जब आप ओस्की मतलब जब ये कर लेते हैं तो यहाँ आके ओस्की करते हैं। जी हाँ, सीबीटी करने के बाद आप ऑस्की करते हैं यहाँ पे पहुंचने के बाद। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो उसके बाद आप ऑस्की करते हैं। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि भाई इनका मतलब आसान लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि 2 या 3 स्टेप होते हैं एनएमसी में रजिस्ट्रेशन के। बिल्कुल, बहुत ईज़ी स्टेप्स हैं और ये कोई भी कर सकता है, घर पे बैठ के कर सकता है। एनएमसी ऑनलाइन जाके वो खुद आपको वो जो पेजेज़ हैं वो बता रहे होते हैं कि आपने क्या-क्या अपलोड करना है, बहुत ईज़ी। अच्छा, मतलब सीबीटी में जो है वो कंप्यूटर बेस वो जो टेस्ट होता है उसमें नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो चेक होता है वहाँ पे। सीबीटी में बिल्कुल ऐसा ही है। सीबीटी में तो नर्सिंग बेस है और बहुत इजी है। इजी इस तरीके से उसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं कि जी, और बहुत इजी कैलकुलेशंस हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं है। मेडी ड्रग कैलकुलेशंस जो होती हैं, उसके अलावा जो है कुछ स्किल्स के होते हैं, उन्होंने डिवाइड किए हुए सब कुछ कैलकुलेशंस, स्किल्स और इन सब चीज़ों पे। तो ये अगर आपने काम किया हुआ है हॉस्पिटल्स में तो ये आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है सीबीटी पास करना। अच्छा, वही मतलब कुछ लोग जो है ना सवाल पूछते हैं कि यार सीबीटी मुश्किल है तो हम पहले सीबीटी कर लेते हैं, फिर ओईटी कर लेते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि भाई कुछ ख़ास पीरियड होता है कि अगर जैसे सीबीटी कर लिया एनएमसी की रजिस्ट्रेशन कुछ अरसे बाद अगर उसकी नहीं किया तो एक्सपायर हो जाती है या कुछ ऐसा है सिस्टम? सर सीबीटी करने के बाद आपके पास 2 साल का टाइम होता है कि आप 2 साल के अंदर-अंदर जो है ना वो यहाँ पे पहुँच के ऑस्की कर लें। ऑस्की तक के लिए अब आपने अपना टाइम फिक्स कर दिया है कि मुझे 2 साल में करना है, ठीक है? और बहुत से लोग इसको अचीव नहीं कर पाते हैं। जस्ट रीसेंट एग्ज़ाम्पल है हमारे एक दोस्त की कि वो वहाँ से करके आए हैं और जब यहाँ पे पहुँचे तो अब उनके पास 1 महीने का टाइम बचा था ऑस्की करने के लिए और उनको ऑस्की की डेट नहीं मिल रही थी 5 महीने से पहले कोई भी। उसके बाद जब उनको डेट मिली, उस वक़्त तक उनका सीबीटी एक्सपायर हो चुका था। वो दोबारा उन्होंने फिर जो है वो प्रोसेस किया और दोबारा एक लंबे-चौड़ी अज़ियत से गुज़रे क्योंकि अब आपने दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पीएनसीज़ की वेरिफ़िकेशन ये वो आपने करा के सिर्फ़ आपको जो सीबीटी का एग्ज़ाम है वो दोबारा नहीं देना पड़ता। तो वो तो आप पहले दे दें या बाद दे दें उससे कोई फ़र्क अच्छा, मतलब ये है कि दोबारा सारी फीसेस वगैरह वो सारा सब कुछ शुरू से आपको करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। सिर्फ़ सीबीटी का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा बस। तो बस ये है कि इससे बेहतर है कि जो है बंदा जब ओईटी या आईएलटीएस कर ले तो उसके बाद ही सीबीटी का प्रोसेस करे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। वो लैंग्वेज फर्स्ट थिंग है और फर्स्ट थिंग फर्स्ट होनी चाहिए। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि ओईटी बहुत मुश्किल है, ओईटी करें या आईएलटीएस करें, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। काफ़ी कोशिश की मैंने, एक पहली वीडियो बनाई कि बताने की कोशिश की कि ओईटी ज़्यादा ईज़ी है। थोड़ा-सा आप जो है ना आपने आपके ख़्याल में आपने जैसे ओईटी किया है, तो आपके ख़्याल में कौन-सा ज़्यादा ईज़ी रहेगा? आईएलटीएस ज़्यादा ईज़ी रहेगा या ओईटी ज़्यादा ईज़ी रहता है? देखिए सर, आप कुछ भी कर रहे हो, बेसिक एक चीज़ होती है, मैं आता हूँ आपके सवाल के ऊपर भी, लेकिन बेसिक एक चीज़ कि अगर आप बैंक की एक लाइन में खड़े हुए हैं, बिल भरवाने के लिए 2 लाइनें लगी हुई हैं, तो लाइनें चेंज मत करें। जब आप कहते हैं कि ये वाली लाइन ज़्यादा तेज़ चल रही है, साथ वाली आप उसमें चले जाते हैं, उसके आखिर में लगते हैं ये लाइन आपको तेज़ लगने लगती है और आप लाइनें ही बदल रहे होते हैं और आपके साथ वाले बिल भरवा के चले जाते हैं। सही। सेम उसी तरीके से आप जो है वो या अगर ओईटी कर रहे हैं तो ओईटी में लगे रहें। आप अपने स्किल्स को वहाँ पे इम्प्रूव कर रहे होते हैं हर लम्हे, हर एग्ज़ाम के फेलियर के ऊपर, सही, सही है? आप अगर आईएलटीएस कर रहे हैं तो आप अपने स्किल्स इम्प्रूव कर रहे हैं हर लम्हे और हर फेलियर के ऊपर। सही, तो सही। आप जो है वो जिस लाइन में लग चुके हैं उस लाइन को पकड़ के रखें और एक वक्त आएगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। जहाँ तक बात है कि दोनों के कंपैरिजन की और मेरे ओपिनियन की, तो बिल्कुल मुझे तो ओईटी ज़्यादा बेहतर लगता है, ज़्यादा आसान लगता है आईएलटीएस की निस्बत। उसकी वजह क्या है कि आईएलटीएस जो है वो और ओईटी दोनों चारों मॉड्यूल्स होते हैं उसमें, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो सबसे पहले लिसनिंग का दोनों का एक मुख्तसर सा कंपैरिजन दे देता हूँ कि आईएलटीएस के अंदर लिसनिंग के दौरान जो आप लिख रहे होते हैं ब्लैंक्स में, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स काउंट नहीं होती एज लॉन्ग एज कि आपने
आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल ठीक निकल रहा हो। फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर आपने एक दवाई का नाम है पेनाडोल, तो PANADOL, PANADAL, PONADAL, अब ये सब जो है वो ले दे के पेनाडोल ही बन रहे हैं। वहाँ पे वो उसको स्पेलिंग मिस्टेक काउंट नहीं करेंगे। जबकि अगर इसी को आइल्स में देखें तो वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स काउंट की जाती हैं लिसनिंग के दौरान भी। तो आपको जो लिसनिंग में एडवांटेज मिल जाता है वो ये मिल जाता है। अब आप कहें कि जी देखें तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर आप रीडिंग पे आ जाएं तो ये एक मैंने आपको मुख्तसर सा बताया है इसका फ़ायदा। फिर आप रीडिंग पे आ जाएं तो रीडिंग में जो है वो आप आइल्स के अंदर पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं या आप सवाल पढ़ते हैं उसके बाद पैराग्राफ की तरफ आते हैं तो आप जवाब ढूंढ रहे होते हैं। जबकि ओईटी के अंदर वो आपको बताता है कि पैराग्राफ 1 में इसका जवाब ढूंढते हैं, सही। पैराग्राफ 2 में दे दें, पैराग्राफ 7 में इसका जवाब देख लें। तो आपको पैराग्राफ बता रहा होता है कि पूरे मजमून में से आपने जो है ये वाला पैराग्राफ इसमें से देख लें। उसके बाद ये आपको वहाँ पे टाइम बेनिफिट मिल जाता है। जो फिर अब आप राइटिंग पे आ जाएं तो राइटिंग में ओईटी के अंदर आपको एक केस नोट दिया जाता है और उसमें जो है वो आपको बताया जाता है कि जी ये केस है और इस पे आपने लिखना है। सारी अंग्रेजी वहाँ पे मौजूद होती है, आपने उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं अगर बेसिकली देखें तो, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है कि मरीज को ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, वो नोट फॉर्म में है, आपने उसको ग्रामर फॉर्म में उठा के लिख देना है। जबकि आइल्स के अंदर अगर आपको उन्होंने कहा है कि जी कंप्यूटर जो है वो बच्चों के लिए मुफीद है और इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, दोनों पे बहस करें। अब जिस शख्स को कंप्यूटर के बारे में पता होगा तो वो बहस करेगा। अब एन मौके पे कौन सा टॉपिक आता है ये आपको नहीं पता है और पूरे टॉपिक की पहले आपने स्टोरी बनानी है आइल्स के अंदर, उसके बाद आपने लिखना है। यहाँ पे आपको स्टोरी बनी बनाई मिलती है, आपने वर्ब और एडवर्ब और ये और फुल स्टॉप और ये सब कुछ लगाने। फिर आप जो है वो आ जाए स्पीकिंग पे। स्पीकिंग में वो आपको दे देते हैं टॉपिक। फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त को उन्होंने कहा कि जी आप फर्नीचर पे बात करें, सही है। फिर दरमियान में जी अब फर्नीचर पे क्या बात करें, मतलब इसमें होम का फर्नीचर भी है। मुझे उस वक्त पहली दफ़ा पता चला कि रोड फर्नीचर भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि उसने दरमियान में जब उसके पास अल्फाज ख़त्म हो गए तो उसने फिर बताया कि जी रोड फर्नीचर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब रोड फर्नीचर का जिसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो वो क्या बोलेगा उसके ऊपर। सही। तो वहाँ पे आपको एक अनप्रिडिक्टेबल जो है वो सिचुएशन मिल जाती है। यहाँ पे जो है आपको वही बताते हैं कि जी आपके पास मरीज आया है, इसकी ये बीमारी है, आपने इसको जो है बताना है कि डॉक्टर का इंतजार करना क्यों जरूरी है, आपने इसको बताना है कि इसके लिए सर्जरी क्यों जरूरी है। तो ये काम हम सारा दिन कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से अब मैंने चारों मॉड्यूल आपके सामने रख दिए हैं और एक मुख्तसर सा उनका कंपैरिजन भी दे दिया है कि ओईटी कैसे आसान है नर्सेस के लिए बनिस्बत आइल्स के। लेकिन फिर भी अगर कोई समझता है कि नहीं आइल्स उस वो मतलब है कि उस पे उसकी ग्रिप मजबूत है, वो ज़रूर आइल्स करे और बार बार अपनी लाइन चेंज ना करे, कभी ओईटी का इम्तिहान दे कभी आइल्स का इम्तिहान दे, ऐसा नहीं। अगर आइल्स कर रहा है तो फिर कंटिन्यू फिर आइल्स पे ही रहे, दिन ब दिन उसके स्किल्स इंप्रूव होते रहे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे अब एनएचपी की रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाती है तो बाज़ लोग सवाल पूछते हैं कि यार नर्सिंग होम में काम करना चाहिए या एनएचएस में काम करना चाहिए। जैसे आपका एक्सपीरियंस दोनों में है कि आपने यहाँ आके नर्सिंग होम भी किया और एनएचएस भी किया, तो जो न्यू कमर्स आते हैं ज़ाहिर सी बात है उनके लिए एक थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, नया कंट्री है, नई जगह पे है। तो आपके ख़्याल में क्या एनएचएस में उनको ज़्यादा सहूलियात होती हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं कि बजाय इसके कि नर्सिंग होम में जाएँ और वहाँ पे जो है ना मतलब बाय ओन खुद इससे ही सर मतलब करना होता है, वो ज़्यादा आप इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है कि कौन-सी फ़ील्ड चूज़ करनी चाहिए? देखिए हर जगह के अपने फ़वाइद और अपने नुकसानात होते हैं, ठीक है ना। मैं जब आया था यूके में, मैं नर्सिंग होम में आया था। नर्सिंग होम में आप ऑल एंड ऑल होते हैं, आपने डिसीजंस लेने होते हैं और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हम जो पाकिस्तानी हैं वो अपने मुल्क के अंदर
हमारी जो स्किल्स होते हैं वो बहुत अच्छे पॉलिश्ड होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम रिस्क लेते हैं। यहाँ पर इस यूके के अंदर आपने डिसीजन मेकिंग में कभी भी रिस्क नहीं लेना है। आपने अपनी बात को आगे कन्वे कर देना होता है। फॉर एग्जांपल, आप नर्सिंग होम में आए हैं, आपको एक मरीज आपके पास एक केयरर आया है और आके उसने कहा है कि जी ये मरीज है, जो वहाँ पे रेजिडेंट कहते हैं, क्योंकि वो नर्सिंग होम है, वहाँ का रहने वाला है, वो रिहायशी है सही। वहाँ का। तो वो कहते हैं कि जी इस रेजिडेंट को जो है वो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप जाएं, जाके उसको एग्जामिन करें, आप अपने एक दिमाग में लेके आएं कि इसको क्या हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि उसकी दवाई मौजूद है उसकी ड्रग शीट के अंदर, तो आप उसको वो दवाई दे दें। अगर आप समझते हैं कि वो दवाई नहीं है, तो आराम से 999 या 111 एज पर सिचुएशन आप कॉल करें। अगर इमरजेंसी नहीं है तो 111, इमरजेंसी है तो 999 उस पर कॉल करें और मेडिक्स और डॉक्टर्स के हवाले कर दें। ठीक है, तो ये तो काम के लिहाज से हो गया। जब आप एनएचएस में आते हैं तो वहाँ पे काम के लिहाज से जो है वो आपको वहाँ फ्लोर के ऊपर आपका सीनियर और नर्स होता है जिसने डिसीजन लेना होता है। फिर आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल होते हैं, आपके पास हर तरह की फैसिलिटी मौजूद होती है। तो सही। वहाँ पे आपको खुद जाके एग्जामिन नहीं करना होता, बल्कि आपने आके सीनियर को बताना होता है कि जी मेरे मरीज के साथ ये कुछ हो रहा है। सही। नर्सिंग होम में जो केयरर ने आपके पास आके किया था, आप एनएचएस में वो आके अपने सीनियर को बता रहे होते हैं। फिर आपका सीनियर जो है वो बैंड 6 जिसको कहते हैं, शिफ्ट इंचार्ज जिसको जो होता है, वो फिर डिसीजन लेता है कि अब क्या करना है। वो फिर डॉक्टर्स को बता देते हैं और बाकी हिसाब किताब कर देते हैं। ये तो हो गया काम के हिसाब से। पैसे के हिसाब से नर्सिंग होम जो है वो ज्यादा सैलरी देते हैं। वो इस वक्त जो चल रहा है वो तकरीबन 20 पाउंड, क्योंकि पहले 17 पाउंड था, अब महंगाई हो गई है, अब 20 पाउंड पर आवर जो है वो नर्सिंग होम इस वक्त दे रहा है। एनएचएस जो है उसकी जो बनता है पर आवर वो 13 टू 14 पाउंड्स पर आवर बनता है। पहले 13 बनता था, अब 14 बनता है तकरीबन लगभग। तो पैसे के हिसाब से एनएचएस कम है। काम के हिसाब से अगर देखें, काम की ज्यादती के हिसाब से, तो एनएचएस में बहुत काम है, टफ सिचुएशंस रहती हैं, डेफिनेटली एक्यूट सिचुएशंस हैं, मरीज आ रहे हैं और मरीज जा रहे हैं। आपने जगह बनानी है। आपका मेन टास्क जो वार्ड में आप खड़े हुए, आपका मेन टास्क जो होता है वो ये होता है कि आपने जो है वो मरीज का जल्द अज जल्द जो है वो इलाज करके उसको फारिग करना है, ताकि स्पेस खाली हो और दूसरे मरीज को जगह मिले, क्योंकि एनएचएस ऑलरेडी बहुत ओवरलोडेड है। नर्सिंग होम में आपके पास जो है वो टाइम होता है। आप वो रेजिडेंट आपके पास है, आपने जो है वो प्रायोरिटाइज करना है कि भाई ये काम अर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, आप उस हिसाब से फिर काम कर रहे होते हैं। वहां पे आप अपने बॉस खुद होते हैं, आप अपने असाइनमेंट्स खुद बना रहे होते हैं, या पहले मैं ये करूंगा, पहले मैंने ये करना है, बाद में ये करना है, बाद में ये करना है। एनएचएस में ऐसा नहीं है। आपने एनएचएस में जो आपका जो प्लानिंग है वो सिचुएशनल होती है कि अब ये अर्जेंट है और ये अर्जेंट है। तो पैसे के हिसाब से भी मेरा ख्याल है मैंने कवर कर दी, और काम के हिसाब से। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक और सवाल जो है वो ये होता है कि अभी जैसे केरल के वीज़े ओपन हुए हैं यूके के लिए, तो बहुत सारे हमारे नर्सेज़ हैं वो यही कहते हैं कि यार केरल का वीज़ा अगर हम लेके आ जाते हैं और एज़ अ केरर काम करते हैं, क्योंकि एनएमसी ने अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस किए हैं कि 1 साल के बाद जो है वो केरर जो है अगर उसने यूके में काम किया है 1 साल तो वो और एलिजिबल होता है पिन नंबर लेने के लिए। तो अगर आपसे अगर मशवरा माँगा जाए, आपका पर्सनल मशवरा माँगा जाए कि भाई अगर आप किसी को मशवरा देंगे कि भाई जो नर्स है और ओईटी कर सकता है या थोड़ी-सी मेहनत करके आइल्ट्स कर सकता है, आप उसको कहेंगे कि वो केरल के वीज़े पे आ जाए? यार देखो, बात यह है कि जो जिसको अपने मुल्क में बैठ के या दुबई में या सऊदीया में या पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं पे भी बैठ के इतनी करेज नहीं है कि वो इंग्लिश का एग्जाम दे सके, वो यहाँ पे आके भी नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे आने के बाद अब आप जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपने सारी जिंदगी केरर का केरर रहना है, और केरर का मतलब ये है कि आपने, ये कोई आसान काम नहीं है। आपने शिफ्ट के शुरू होने से मरीज की नलाई धुलाई शुरू करनी है, और शिफ्ट का एंड भी आपका इसी पे होना है, क्योंकि आपने साफ सुथरा मरीज जो है वो जब आप लेंगे
तो डेफिनेटली अगलों ने साफ सुथरा किया होगा, लेकिन फिर भी जो आपकी रूटीन के काम है, उसको नाश्ता कराना, उसका मुंह धुलाना, फलाना करना, उसके बाद जब आप दे के जा रहे हैं तो फिर भी आपने साफ सुथरा दे के जाना है। तो ये आपकी शिफ्ट के शुरू से लेके आखिर तक होता है, और ये एक लेबर जॉब है। तो बेहतर ये है कि अगर आप केरर आ रहे हैं तो आप अपना माइंड बना के आए कि मैं जा रहा हूँ केरर, और मैंने सारी जिंदगी केरर रहना है। सही। तो यहाँ पे आके आप आ रहे हैं, मतलब इल्ला माशाअल्लाह अगर कोई हो गया तो हो गया, वरना आज तक हमारे बहुत से दोस्त हैं जो कि शुरू से केरर हैं, आज 15-15 साल हो गए हैं, वो आज भी केरर ही हैं। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा टफ वर्क है, अगर कोई एज अ केरर आता है तो बहुत ज़्यादा टफ वर्क है उसके बहुत लिए। लेबर वर्क है, टोटल लेबर वर्क है, उठाना बिठाना, खिलाना पिलाना और सब कुछ। वही वो, खैर मैं खुद भी जैसे एनएचएस में काम करता हूँ, अंडर द स्टाफ रहते हैं हर टाइम, नर्सेस तो बहुत ज़्यादा शार्ट होते हैं, तो हर काम जो है मतलब वो केरर के वही कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं हम बिल्कुल, लोगों को शुगर तो। वो चेक कर रहे होते हैं, ऑब्स वो चेक कर रहे होते हैं। सही है। इस तरह के जितने भी काम होते हैं वो सारे उन्हीं को दे दिए जाते हैं कि भाई कर लो, क्योंकि पता तो है कि कर लेंगे। सही। चलें, बड़ी मेहरबानी, आपने इतना टाइम दिया हमारे लिए। अच्छा, एक थोड़ा-सा जो है अभी जैसे नई नई जनरेशन आ रही है अभी, जिन्होंने कुछ मतलब नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है, 1 साल हुआ है, 6 महीने हुए हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो अभी से शुरू करें, या एनएमसी के लिए तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एनएमसी की रजिस्ट्रेशन के लिए यूके आने के लिए, अगर वो यूके आना चाह रहे हैं तो अभी से तैयारी करें या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस लेके तो फिर तैयारी करें? देखिए, एक्सपीरियंस की जब ज़रूरत नहीं है तो फिर आप एक्सपीरियंस किस लिए लेंगे? अभी इंडिया से जो लड़कियां आ रही हैं, मेरे साथ एक लड़की है, उसने इंडिया में टोटल 6 महीने काम किया, और उसी 6 महीने के दौरान उसने ओईटी का एग्ज़ाम भी दिया। अब उसने क्या काम किया होगा, और उसने क्या मतलब है कि वार्ड में गई होगी बेचारी गरीबनी, तो उसने तो मतलब है कि वही अपनी स्टडी वगैरह पे तवज्जो दी होगी, और बस उसके जो 6 महीने गुजरे हैं वो डिप्लोमे के बाद के, आप कहें कि पोस्ट डिप्लोमा 6 महीने गुजरे हैं, और वो आ गई। तो अगर आपका माइंड बनता है तो आप नर्सिंग के फौरन बाद जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए शुरू हो जाए। चलें, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच आपका, आपने इतना टाइम दिया, कोई बात बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, नहीं, बहुत शुक्रिया। और आपने जो है ना काफ़ी अच्छी बातें लोगों के साथ शेयर की हैं, उम्मीद है कि ये बहुत से लोगों के काम आएँगी, बहुत शुक्रिया सर। तो अपना ख़्याल रखिएगा, बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया फिर सर। मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।